नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में इस सप्ताह हम बात करेंगे दो बड़ी खबरों की। पहली खबर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये सबूत पेश किए हैं कि कैसे कर्नाटक में एक सीट आलंद पर वोट काटे गए और महाराष्ट्र में एक सीट राजूरा में वोटर जोड़े गए। दूसरी बड़ी खबर इस हफ्ते की रही, अभी जो एशिया कप चल रहा है वहाँ भारत और पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच हुआ, इससे भी काफ़ी विवाद बना हुआ है कि एक तरफ तो भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाने की बात कर रहा है। हमारे नेता कहते हैं कि खून और पानी का रिश्ता नहीं हो सकता है, लेकिन हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। राजदीप, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मिलिंद। तो राजदीप, सबसे पहले तो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि कर्नाटक की एक सीट है आलंद, वहाँ पर 6000 वोट काटे गए। लेकिन जो मुझे बात समझ में आई कि वो ये कह रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज़्ड तरीके से ये काम हो रहा है कि जहाँ विपक्ष मजबूत है, वहाँ वोट काटे जाते हैं और ये काम किसी एक कॉल सेंटर से हो रहा है। तो ये जो आरोप है, ये पिछली बार के आरोप से अलग इस तरह से कि पिछली बार उन्होंने कहा था कि नहीं, वोट जोड़े गए हैं, नाम सही नहीं है, एक जगह बहुत ज़्यादा है। अब ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष के जो बूथ है उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो खुलासा हुआ है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए मिलिंद, राहुल गांधी ने जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद सवाल एक बार फिर उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करने के लिए तैयार है, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, इसी ने तुरंत कह दिया कि ये बेबुनियाद है कि आप किसी सेंट्रलाइज कॉलर सिस्टम के जरिए ऑनलाइन किसी के नाम काट काट नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट की है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने उन लोगों को जनता या मीडिया के सामने रखा जिन्होंने कहा कि उनके नाम पर या तो वोट डिलीट हुए हैं या उनके जो पड़ोसी हैं उनके वोट डिलीट हुए हैं बगैर उनके जानकारी के। ये जो स्पेसिफिक केसेस दिए गए हैं, जी। इस पर तो कम से कम ईसी ने जानकारी देनी चाहिए। ईसी की बात एक मजबूत है कि देखिए, आनंद की जो सीट थी वो 2023 में कांग्रेस जीती 8000 जी। वोटों से। जी। और इस तरह के डिलीशन पर सवाल उठे थे तब भी। और इसी का कहना है हमने खुद एक एफआईआर लॉन्च की। अब सवाल ये उठता है, आपने एफआईआर लॉन्च की लेकिन उसके बाद जो जांच कर्नाटका की सीआईडी कर रही थी, राहुल गांधी के मुताबिक 18 बार सीआईडी ने ईसी को लिखा है कि आप हमें इस जांच में हमारी मदद कीजिए, और ईसी ने उनको जवाब नहीं दिया है। तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप मिलिंद हो रहे हैं, उसमें वाकई फिर से एक बार सवाल उठता है कि ईसी इन सब मामलों को दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करती और एक टाइम बाउंड इंक्वायरी ऑर्डर कर दे, बगैर ये कहना नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपके आरोप बेबुनियाद है। अगर बेबुनियाद है तो वो इंक्वायरी के जरिए कहिए ना, केवल प्रेस स्टेटमेंट के जरिए नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जो भी हो, वो इंडिविजुअल्स, वो प्रत्यक्ष लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाया जिनका कहना है कि हमारे नाम पर गलत तरीके से लोगों का नाम डिलीट किया गया, पड़ोसियों का नाम डिलीट किया गया। तो मुझे लगता है आरोप अभी भी गंभीर है, हल्के नहीं लिए जा सकते। और अगर एक टाइम बाउंड इंक्वायरी हो तो इसी की भी विश्वसनीयता आगे आएगी। और अगर राहुल गांधी फिर झूठे साबित होते हैं तो उनकी विश्वसनीयता को एक बड़ा एक तरह से एक धक्का बैठेगा। तो ये आरोप प्रत्यारोप के बजाय एक फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी होनी चाहिए मिलन। नहीं तो राजदीप, चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि जो डिलीट होते हैं वोट, वो बिना हियरिंग के नहीं होते, मतलब उसको मौका दिया जाता है जिसका वोट होता है, और ये ऑनलाइन नहीं हो सकता है। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये ऑनलाइन कोशिश हुई थी। ईसी भी ये मानता है कि ये ऑनलाइन कोशिश हुई थी और अनसक्सेसफुल थी। उनका कहना है कि ऐसी कोशिश हुई थी 2023 में आलंद में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थी। तो ये जो ईसी की सफाई है, क्योंकि कहीं न कहीं चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता पर हम सवाल उठाते हैं, तो राजदीप, वो चुनाव पर भी विश्वसनीयता, जो लोगों का भरोसा है, वो उठ जाता है। तो ये जो चुनाव आयोग भी कह रहा है कि भई बिना सुनवाई के तो हम नाम काट ही नहीं सकते, तो ये आरोप गलत है। देखिए, ईसी
वो कह रही है जो कानून में लिखा हुआ है या उनके रूल्स में लिखा है कि बिना सुनवाई किसी का नाम हम डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा है पिछले कई सालों से कई देश के कई जगहों से इस तरह के इस तरह के कंप्लेंट्स हैं कि हमारा नाम डिलीट हुआ है। मुझे अभी जी। भी याद है मिलिंद, मैंने नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री है उनका इंटरव्यू किया था महाराष्ट्र के चुनाव के पहले नवंबर के महीने, अक्टूबर नवंबर में। तब उन्होंने मुझे कहा था मेरे कंस्टिट्यूंसी से 1.5 लाख वोटर से ज्यादा डिलीट हुए हैं और उनको पता नहीं था कि उनके नाम कैसे डिलीट हुए। अब ये मंत्री कह रहे हैं, राहुल गांधी नहीं, नितिन गडकरी कह रहे हैं। क्या उस पर कोई जांच हुई? मेरा कहना है कि आपका सिस्टम अगर आप कह रहे हैं फुल प्रूफ है कि इस तरह से किसी का नाम डिलीट नहीं हो सकता जब तक उनको अपनी सफाई देने का मौका ना मिले या उनसे बात ना हो, तो फिर आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते? अगर आलंद में कुछ घपला होने की आशंका है तो आप सीआईडी के साथ कोऑपरेट कीजिए। देखिए ईसी जो है ना, प्रॉब्लम क्या हो गया है, नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया है। वो अपनी बात जो चीजें वो बंद कमरे में रखता है, अगर वो जनता के सामने रखे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये मुझे लगता है दिक्कत है। और क्योंकि जिस तरह की राजनीति हो रही है, इतनी पोलराइज राजनीति हो गई है, ध्रुवीकरण हो गया है, इसलिए ईसी एक तरह से उसमें फंसा हुआ है। और अगर ईसी को अपनी विश्वसनीयता एक बार फिर लानी है तो वो इंक्वायरी करे या कोऑपरेट करे, इंक्वायरी करे। और मुझे लगता है राहुल गांधी ने भी सोचना चाहिए कि अगर आपके आरोप इतने गंभीर हैं तो आप जाइए कोर्ट के सामने और कोर्ट के जरिए ईसी को एक तरह से कंपेल करिए कि आप इंक्वायरी ऑर्डर करिए, क्योंकि इस तरह से नहीं होगा। अभी भी आज आज के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलिंद, राहुल गांधी ने कहा कि अभी अभी हाइड्रोजन बॉम्ब बाकी है। अब देखिए ये क्या हाइड्रोजन बॉम्ब है, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक एलिगेशंस होते हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और ईसी के विश्वसनीयता के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं इंक्वायरी होनी चाहिए। केवल ये प्रेस स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो राजदीप देखिए, चुनाव को लेकर जब विपक्ष के नेताओं से आप बात करते हैं तो ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं ये कुछ गड़बड़ हो रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रही है। लेकिन पहले ईवीएम को लेकर ही आरोप लगता था कि इसको कोई अदृश्य शक्ति या कोई बाहर से उसको मैनेज करता है, जो कि आरोप साबित नहीं हो पाया। अब लेकिन जब ये वोटर डिलीशन की बात हो रही राजदीप, तो ये दिख रहा है इसमें, जो राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इतने सेकंड के अंदर जो है वो 36 सेकंड के अंदर जो है नाम डिलीट करने के लिए वो मैसेज आ गया, या एडिशन डिलीशन मतलब एप्लीकेशन भरने का काम ऑनलाइन हो रहा था। उन्होंने कहा ये प्रोग्राम की तरह से काम चल रहा था कि नंबर 1 पर जो वोटर था वही डिलीट कर रहा था। तो ये जो चीजें हैं कि भाई एक प्रोग्राम तरीके से चल रहा है, और वो कह रहे हैं कि कर्नाटक सीआईडी ये मांग रही है कि भाई बताइए कौन से आईपी एड्रेस में ये काम हुआ या किस डिवाइस पे ये काम हुआ या ओटीपी के डिटेल दीजिए, तो वो चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। तो ये चुनाव आयोग को फिर क्या इसमें छुपाना है, क्योंकि अगर तो ये कहीं सेंट्रलाइज तरीके से चल रहा है तो ये सामने आना चाहिए। देखिए बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने एक उदाहरण दिया है कि सुबह के 4:07 पर सुबह के, जी। मुझे लगता है 36 सेकंड में 2 एप्लीकेशन डाले गए डिलीशन के लिए सुबह, जी, जी। फॉर्म तैयार करके। अब ये सवाल उठता है कि सुबह 4:07 पर कौन अपने इस तरह से एप्लीकेशन फिल के नाम डिलीट करेगा? मुझे लगता है जब इस तरह, मैं फिर से कहता हूं, जब इस तरह के स्पेसिफिक आरोप होते हैं, ईसी ने हर आरोप का स्पेसिफिक जवाब देना चाहिए इंक्वायरी के बाद। केवल एक जनरल स्टेटमेंट करके कि ऑनलाइन कोई डिलीशन नहीं हो सकता, डिलीशन के पहले हम हर व्यक्ति को मौका देते हैं अपना पक्ष रखने, उससे नहीं बात बनेगी। मैं तो कहता हूं ईसी के लिए ये मौका है, चौका लगा दीजिए। एक एक बार दिखा दीजिए कि जो राहुल गांधी कहते हैं बिल्कुल झूठ है। राहुल गांधी को आप झूठा साबित कीजिए, क्योंकि राहुल गांधी, आपको मानना पड़ेगा, इस बार कुछ ना कुछ प्रमाण लेकर आए हैं। आप उसे गलत माने, ये इंक्वायरी बताएगी, लेकिन आपने नागरिकों को जनता के सामने रखा है जिनका कहना है हमारे नाम पर गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों का नाम डिलीट हुआ। तो ये जब स्पेसिफिक केसेस आते हैं तो आपने स्पेसिफिक जवाब देने चाहिए। ये अगर ना दे आप, तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना भी वाजिब है। इलेक्शन कमीशन कोई भगवान नहीं है
जिसको हम सवाल नहीं पूछ सकते। हम भगवान को भी सवाल पूछते हैं, हमारे दुख दर्द पीड़ा में उनसे भी पूछते हैं। तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है कि आप सवाल मत पूछिए। मैं चाहता हूं अगर एक इंक्वायरी हो और उसमें कुछ निष्पक्ष जांच के लोग हो, क्रेडिबल लोग हो, न्यायाधीश लगाइए। लेकिन ये इस तरह से अगर मामला इसी तरह से चलेगा, एक दिन वही आएगा इस देश में जो हमारे कुछ पड़ोसी देशों में आया है, जहां लोगों की विश्वसनीयता चुनावी प्रक्रिया से हट जाती है। मैं अभी भी मानता हूं कि हमारी चुनावी प्रक्रिया काफी हद तक मजबूत है, लेकिन अगर कुछ कमियां हैं तो कमियों को सुधारने का अगर मौका है तो सुधारिए ना। ये तो राजदीप, ये जो आज उम्मीद थी कि आज हाइड्रोजन बम फूटेगा, क्योंकि ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अगस्त में की थी, जब उन्होंने बताया था कि कैसे वोटर के नाम जोड़े गए, एक पते पर बहुत ज़्यादा वोटर थे, या नाम गलत थे, या फ़ोन नंबर गलत थे। आज उन्होंने डिलीशन के बारे में प्राइमरीली बताया, महाराष्ट्र का उल्लेख किया, लेकिन जो था वो इस बात पे था कि भाई कैसे डिलीशन हो रहा है। तो अब ये भी कोई बहुत बड़ा बम है आपको लगता है, या अभी हाइड्रोजन बम में क्या होगा? हरियाणा होगा या वाराणसी होगा? इससे बड़ा क्या खुलासा करने वाले हैं वो? देखिए, मैं स्पेक्युलेट नहीं करूंगा, और यही मुझे लगता है कभी कभी राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए कि जब आप ये शब्द यूज करते हैं ना, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, लोगों की उम्मीदें जग जाती है। फिर आपको भी दिखाना पड़ेगा कि ये वाकई एक ऐसी चीज है जो हमारे लोकतंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है। मैं समझता हूं इस समय हमारी इलेक्शन सिस्टम में कुछ कुछ कमियां हैं। डिलीशन, एडिशन, डुप्लीकेट वोटर, ये सब चीजें हैं जिन पर मुझे लगता है हमें सिस्टम को सुधारना है। मैं इसे कोई हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब इस समय नहीं मानता। मैं उनमें से हूं। मैं नहीं मानता कि बीजेपी इस वजह से महाराष्ट्र जीती कि वहां इस तरह से वोटर धांधली एक बड़े स्केल पर हुई। अब कर्नाटका का दूसरी बार राहुल गांधी ने उदाहरण दिया है, उसी कर्नाटका में जहां कांग्रेस जीती 2023 में। और कुछ दिनों पहले एक न्याय कर्नाटका के तो हाईकोर्ट ने कहा, एक ऐसी सीट है मलूर जहां कांग्रेस का कैंडिडेट मुझे लगता है 250 वोट से जीता था, वहां रिकाउंट ऑर्डर किया है। तो केवल आरोपों से हाइड्रोजन बॉम्ब कहना, एटम बॉम्ब कहना गलत होगा। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने कम से कम एक डिबेट शुरू किया है हमारी चुनावी प्रक्रिया को, और उस डिबेट को बड़ी सूझबूझ की तरीके से मुझे लगता है हमें संभालना चाहिए, उसे आगे लेकर जाना चाहिए। पर राजीव, आपको इसमें क्या पॉलिटिक्स नजर आती है राहुल गांधी की, ये जो एक इंस्टीट्यूशन को अटैक करना है? क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशन जो है देश के, वो आरएसएस बीजेपी ने कब्जा कर लिए है। तो ये जो बार बार चुनाव आयोग पर जो हमला कर रहे हैं, उसके पीछे क्या सोच है? क्योंकि इसका कोई चुनाव में फायदा होगा ये जरूरी नहीं है, ये जो बार बार इस तरह से आप जो अंपायर है उसी पर उंगली उठाएंगे तो। जी, बिल्कुल मिलिंद, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। मुझे लगता है, देखिए, इन आरोपों से, वोट चोरी बार बार कहने से मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को कोई देश भर में वोट मिलने वाले हैं। क्योंकि जनता भी इस समय, जब तक आप एक पूरी निष्पक्ष इंक्वायरी नहीं कहें, जनता को लगेगा ये राजनीति है। तो इस पूरे मामले को राजनीति से उठाकर एक ऐसे लेवल पर लेकर जाना चाहिए जहां जनता का विश्वास आप जीत सके। राहुल गांधी को भी जीतना और इसी को भी जीतना है। मैं इसे केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र नहीं देखता। देखिए, राहुल गांधी को आप हजार कोस सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी उन उन व्यक्तियों में है कि एक बार उन्होंने अपने मन में एक बात बना ली है कि हमारे इलेक्शन सिस्टम में कुछ कमियां हैं, तो वो उस बात को बार बार जनता के सामने रख रहे हैं। और अगर रखें तो वो नेता प्रतिपक्ष है। क्या हुआ है कि हम आज इतने बटे हुए हैं, या तो राहुल भक्त या मोदी भक्त। अगर राहुल गांधी कुछ भी कहें तो मोदी भक्त कहेंगे झूठा है। कल अगर मोदी जी कुछ कहें तो राहुल गांधी के भक्त कहेंगे झूठे हैं। ऐसे नहीं चलता, इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। यही कमजोरी की वजह से बांग्लादेश में आपने देखा होगा, कभी कभी विपक्षी दलों ने चुनाव बॉयकॉट किए। हमें उस स्थिति में नहीं जाना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इंक्वायरी करिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से करिए, और जो कमियां हैं उसको सुधारिए। बिहार में भी हम यही देख रहे हैं कि जो 65 लाख वोटर काटे गए हैं, उस पर आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से दिखाइए कि हर वोटर को, किसी भी ऐसा वोटर नहीं है जिसको बगैर किसी कारण के या गलत कारण से काटा गया है। अब ये सवाल भी पूछता, अगर देशद्रोह है तो मुझे नहीं मालूम हम कहां जा रहे हैं। इसमें राजनीति कम होनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र को कैसे सुधारा जाए,
इस पर लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। और राजीव, एक बात तो ये है ना, जो आप कह रहे हैं कि क्लीन अप होना चाहिए चुनाव सिस्टम का, तो दो हिस्से अब तक जो आरोप लगे। एक तो जैसे मैंने कहा कि ईवीएम का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई हो चुकी और ईवीएम को क्लीन चिट मिल गई कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब ये नया निकाला गया है, गोल पोस्ट आप कह सकते हैं बदला गया है कि नहीं जी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तो अब चुनाव आयोग जब ये कह रहा है कि पूरे देश भर में आप एसआईआर करा दीजिए, एक पूरी ड्राइव चला लीजिए, सारे जो भी डुप्लीकेशन है या जो भी गलत चीज़ है वो साफ हो जाएगी, तो विपक्ष उस पर भी हल्ला मचा देता है कि नहीं, ये गलत है अगर आप एसआईआर कर रहे हैं तो। देखिए, एसआईआर होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए, किस टाइम फ्रेम में होनी चाहिए, सब लोगों को साथ लेकर, स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर होनी चाहिए। इन सब चीजों पर विमर्श होनी चाहिए। क्या है कि अविश्वास का माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन सर की एक्सरसाइज अचानक जून के महीने में डिसाइड करता है कि हम सर करेंगे, कहता है कि आधार को हम नहीं मानेंगे, कहता है कि हमको ये 11 डॉक्यूमेंट्स दीजिए, बिहार के चुनाव 4 महीने में होने वाले, तब आप सर एक्सरसाइज कर रहे हैं एक ऐसे राज्य में जहां माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। तब सवाल उठाना वाजिब है। मैं कह रहा हूं सर एक्सरसाइज होनी चाहिए। विपक्ष भी जानता है कि सर एक्सरसाइज, अगर आपको इलेक्टरल रोल्स को प्यूरिफाई, साफ करना है, तो सर जैसी एक्सरसाइज होनी चाहिए। पर कैसी होगी, किस तरह से लोगों में विश्वास, पार्टियों में विश्वास जगाना है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए ना मिलिंद। ये केवल कहना कि चलो हमने सर एक्सरसाइज करवा दी, अब सब कुछ ठीक है, सब चंगा है, ये नहीं चलेगा। क्या है कि जब अविश्वास है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ताकि वो अविश्वास का माहौल कम हो जाए और लोगों में विश्वास बढ़े। इसके लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग हो सकती थी, जहां ये बताया जाता, देखिए हम ये सर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये टाइम फ्रेम होगा, करिए ना, लेकिन लोगों को साथ लेकर करिए। यही हमारी लोकतंत्र की ताकत होनी चाहिए। तो राजीव, इस सप्ताह की जो एक और बड़ी खबर ये रही है, जो एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ है, तो उसको लेकर सोशल मीडिया पर ज़्यादा बहस है, बाकी इससे कि भारत को खास करके पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि मतलब जो खेलने वाले हैं वो, आप तो क्रिकेटर रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं। लोगों को लगता है कि क्रिकेट और राजनीति अलग-अलग होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ तो सरकार कहती है कि भाई खून और पानी अलग-अलग, इनका साथ-साथ नहीं बह सकते हैं। पर क्रिकेट खेला जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस पूरे विवाद को? देखिए, मुझे लगता है कि क्रिकेट और राजनीति को आप अलग नहीं रख सकते। ये साफ हो गया है, और खेल और राजनीति को नहीं रख सकते। और ये पहली बार नहीं है, आप दूसरे देशों में भी जाइए। 1980 में सोवियत यूनियन का बहिष्कार हुआ, जब मॉस्को में ओलंपिक्स हुए, पश्चिम देशों ने बहिष्कार किया, वो राजनीति थी। 84 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स हुआ, क्या हुआ, रशिया ने उसका बहिष्कार किया, तब सोवियत यूनियन था। तो राजनीति को आप दूर नहीं रख सकते खेल से। ले इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो निर्णय आपने लेना चाहिए था इस टूर्नामेंट के पहले, कि आप क्या खेलना चाहेंगे या नहीं खेलना चाहेंगे। एक बार आप खेलें तो फिर आपको खेल के दायरे में खेलना पड़ेगा। मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव अगर एक बार खेल ले और पाकिस्तान के कप्तान को हैंडशेक करे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ, ये सूर्य कुमार यादव का पर्सनल डिसीजन हो सकता है। मैं किसी को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको शेक हैंड करना पड़ेगा। लेकिन जब आप फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट करते हैं कि ये हम सिंदूर के नाम पर कर रहे हैं, आर्मी के नाम पर कर रहे हैं, तो वो आईसीसी का उल्लंघन है। मेरा कहना है कि अगर स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को आप अलग नहीं कर सकते, इसलिए आपको निर्णय लेना था टूर्नामेंट के पहले, या तो बहिष्कार करना है या खेलना है। एक बार आप खेलते हैं तो आपको खेल के जो दायरे में रहना पड़ेगा। फिर आप राजनीति खेल के टाइम पे नहीं कर सकते, आपको इसको पहले करनी चाहिए थी। मैं तो हमेशा इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के पक्ष में था, लेकिन पहली बार मुझे लगता है पहलगाम के 3-4 महीने जो माहौल बना है, पाकिस्तान के क्रिकेटरों ने जो कमेंट्स किए हैं, जो वहां का माहौल है, हमारे यहाँ जो माहौल है, ऐसे में आप कैसे क्रिकेट, नॉर्मल क्रिकेट खेल सकते हैं, ये हमें मानना चाहिए। केवल टीवी स्पॉन्सरशिप के लिए या टूर्नामेंट खेलने के लिए आप खेलते हैं और उसके बाद कहते हैं नहीं, फिर भी मैं एक राजनीतिक मैसेज दूंगा, ये दोहरापन है। नहीं, पर राजदीप, जो सरकार ने ये सफाई दी, आपने हालांकि उल्लेख किया ओलंपिक का, कि जो एक तो बात ये हुई कि भाई हम कोई न्यूट्रल वैल्यू पे खेलते हैं, हम ना भारत में खेलते हैं ना हम पाकिस्तान में खेलते हैं। दूसरी बात, हम बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं, हम जो खेल रहे हैं मल्टीलैटरल, या जो एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, आईसीसी टूर्नामेंट है, उसमें हम खेल रहे हैं। तो सरकार कह रही है भाई कि पाकिस्तान से तो इसलिए खेलना पड़ रहा है क्योंकि अगर नहीं खेलेंगे तो
हमको पॉइंट्स हम गवा देंगे, उनको मिल जाएंगे पॉइंट्स। नहीं नहीं, ये बात सरकार देखिए, सरकार ये भी कह रही है कि अगर हम बहिष्कार करें तो हम तो ओलंपिक्स लाना चाहते हैं देश में 2036 में, तो हम पर एक तरह से आरोप लग सकता है आपने ये बॉयकॉट किया। सरकार की बात अपनी जगह ठीक है, तो आप बॉयकॉट मत करिए क्योंकि आपको लगता है कि बॉयकॉट करना गलत है, मल्टीलैटरल टूर्नामेंट है। पर एक बार आपने बॉयकॉट नहीं किया और आप टूर्नामेंट खेलने गए तो वहां आप राजनीति नहीं कर सकते। ना इंडिया कर सकता है, ना पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है वो? वहां के होम मिनिस्टर है। वो भी बेबुनियाद बातें करते हैं, वो भी राजनीति लाते हैं। और यहां से हमारे भी लोग जो हैं, जब सूर्य कुमार यादव, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं, अच्छे क्रिकेटर है, क्या जरूरत है आपको पॉलिटिकल मैसेज करनी? वो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में घर बैठकर कर सकते हैं। लेकिन जब मैच चल रही है, आईसीसी का उल्लंघन है कि आप मैच के दौरान मत करिए। आप पाकिस्तान को हराइए ना फील्ड पे, जो हम हरा सकते हैं क्योंकि हमारी टीम उनसे कई ज्यादा बेहतर है। पॉइंट प्रूव, आपने अपनी पॉइंट कर दी, उसके आगे क्यों जाने की जरूरत है? ये हो रहा है क्योंकि दोनों तरफ से अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी है। हमारी जनता को कैसे हम अपीज कर सके, क्योंकि एक ऐसी जनता है जो बहुत गुस्सा है, जो भाजपा की कोर कंस्टिट्यूंसी है, जो कह रही है आपने क्यों खेला ये मैच, आपने बहिष्कार करना चाहिए। तो फिर आप डर जाते हैं और कहते हैं अच्छा चलो हम खेलते हैं, लेकिन हम वहां पॉलिटिकल मैसेज देंगे। ये नहीं, गलत है। अगर आपको इतनी चिंता थी आपकी जनता के भावनाओं की या पहलगाम के लोगों के विक्टिम्स की भावनाओं की, तो मत खेलिए ना। देखिए, आप तो क्रिकेट के सुपर पावर है, कोई आपको कोई टकरा नहीं सकता जब आप डिसीजन लेंगे। मुझे लगता है ये टूर्नामेंट पोस्टपोन हो सकती थी अगर आपको लगा कि ये माहौल सही नहीं है, लेकिन एक बार आप खेलें तो आपको क्रिकेटर के स्पिरिट में खेलना पड़ेगा। मुझे पर राजीव, फिर क्या मजबूरी? आप कह रहे हैं कि भाई हम सुपर पावर है, हमारे बिना दुनिया में क्रिकेट नहीं हो सकता, उसका जो भी इकोनॉमिक्स है, भारत अगर क्रिकेट से बाहर हो जाए तो पूरा कोलैप्स कर जाएगा आईसीसी का जो भी स्ट्रक्चर है। तो फिर हमारी क्या मजबूरी रही ऐसी? एक तरफ तो हम कह रहे हैं भाई खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, हम पानी रोकने की बात करते हैं और फिर हम क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, तो क्या मजबूरी है इसके पीछे? देखिए, मजबूरी तो इतनी है कि स्पोर्ट्स के रूल्स अलग होते हैं। जैसे आपने शुरू में कहा, मल्टीलैटरल टूर्नामेंट है, बाकी भी देश हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान ना खेले तो एशिया कप ही कोलैप्स हो जाएगा। इसी पर तो टीवी राइट्स मिलते हैं, टीवी से पैसे आते हैं। तो एक तरह से ये पैसे की भी मजबूरी है। दूसरी तरफ आप एशियाई क्रिकेट को भी आगे लेकर जाना चाहते हैं। आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह है, वो भारतीय हैं। एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी है, पाकिस्तानी हैं। तो कुछ तो मजबूरियां हैं दोनों तरफ से। तो मैं कह रहा हूं, साफ कहिए ना दुनिया के सामने कि हमारी मजबूरी है और इस मजबूरी में हम खेल रहे हैं। लेकिन जब खेलेंगे, हम खेल के दायरे में रहेंगे, वहां हम राजनीति नहीं करेंगे। मुझे वही एक कहना है कि हमें खेल या तो ना खेलें, लेकिन एक बार आप खेले, आपको खेल के दायरे में रहना चाहिए। केवल डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी, सोशल मीडिया पर कौन क्या कह रहा है, क्या ट्रेंड हो रहा है, उसको दूर हटाइए। बस फिर गेम पर ध्यान रखिए और पाकिस्तान को अच्छी तरह से फील्ड पर सबक सिखाइए मैच जीतकर। ये मुझे लगता है सबसे बड़ी हमारी जीत होगी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार। बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे राजदीप सरदेसाई। इस साप्ताहिक सभा में दो विषयों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी का जो खुलासा है, जो आरोप है चुनाव आयोग को लेकर, उस पर राजदीप का कहना है कि चुनाव आयोग को चीज़ें साफ करनी चाहिए, पर्दा नहीं डालना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच करनी चाहिए और उसका जवाब होना चाहिए। और दूसरा मुद्दा था कि क्रिकेट को लेकर जो विवाद हो रहा है कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना चाहिए था, नहीं है। राजदीप का कहना था कि या तो अच्छा होता कि हम ये मैच अभी नहीं खेलते 4 महीने बाद पहलगाम के, और अगर खेल रहे हैं तो खेल के नियमों में खेला जाए, उसमें हमको राजनीति नहीं घुसाना चाहिए। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।